ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को प्रॉपर? यस सर। जी सर, हो रहा। यस सर। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें सीख लिया है। आई होप आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया होगा। प्रैक्टिस करना, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग भी समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता है क्या है, करने से पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सीखना ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना हाथ लगाएंगे। अगर वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर नहीं है तो हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो यहाँ पे सब चीज़, सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली सारी चीज़ें वर्क किस तरीके से करती हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, आपको मैक्सिमम टाइम लॉसेज ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले जो भी आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना, उसको सही तरीके से फॉलो करना। जब हम लोग आज का ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग का स्टार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है सब लोगों के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में। क्योंकि सेम चार्ट, सेम रूल सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट कुछ को होता है, कुछ को लॉसेज होता है। क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस क्या होती है, साइकोलॉजी की डिफरेंस होती है, मार्केट को देखने का नज़रिया सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोगों का फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। फिर ये क्रैश कोर्स हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, सिर्फ 4 टॉपिक बचा है। ठीक है, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग आज हम लोग सीख जाएंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कल समझ जाएंगे, फिर 2 टॉपिक बचेगा, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक बार क्लियर कर दो कि जो भी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डे से, फर्स्ट लेक्चर से, सब लोगों को क्लियर है? अगर किन्हीं के मन में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो पहले क्लियर कर लो, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, प्लीज़। सर फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। ओके, और किन्हीं का कोई डाउट है? फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इनके अलावा और किसी का कोई भी डाउट? सेम डाउट है मेरा सर। सेम डाउट था? ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर किन्हीं का और कोई डाउट है तो आप उसको नोट डाउन करके रखना या फिर याद करके रखना, मैं भी आपको मौका दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार फॉल्स ब्रेकआउट का ये निकाल लेता हूँ। देखो, ब्रेकआउट के कुछ यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन 5 में से 3 जो ऊपर का रूल है ना, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग, कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। ये 3 रूल आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। वेट फॉर रिटेस्ट, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव, ये बहुत रेयरली होगा, बहुत कम होगा, बट ये तीनों आपको हमेशा फॉलो करके चलना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सारे रूल्स को एक बार क्या करता हूँ ना, किसी चार्ट पे एक बार आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो क्या करते हैं, मैं इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। अब जैसे मैं उसको मार्क करूँगा फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि वो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हुआ। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब इस चार्ट को देखो, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइक ये अगर निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर जो भी लोग सपोर्ट के लेवल को मार्क करेंगे वो क्या मार्क करेंगे, इस लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, जो इनका प्रीवियस डे का लो था जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, वो आज के लिए हमारे क्या होगा, रजिस्टेंस का वर्क करेगा। और मार्केट जब इस रजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो लोग यहाँ पे ऊपर के साइड का एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखो, ये हमारा क्या है,
मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस। और जब कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग किस तरफ का ट्रेड करते हैं, ऊपर का ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, ऊपर का ट्रेड में एंट्री किए होंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हुआ, ये चीज़ आप कैसे पहचानोगे, वो आपको रूल्स में लिखा हुआ, उस रूल्स को आप क्या करो, ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहला रूल मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताता हूँ। क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। इसका मतलब जो भी हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, जब उसका ब्रेकआउट होगा तो वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल के विक से ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कोई भी ब्रेकआउट बॉडी से हो रहा है या फिर विक से हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे देखना ये जो हमारा कैंडल है, इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखना इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये कैंडल जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो इस वक्त क्या था, ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट हो रहा था। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना कि वो उस कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते और क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस से नीचे आकर क्लोजिंग दे देता। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये वीक से हुआ है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करोगे। तो ये हमारा ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस हो कोई भी सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से उसका ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद के कैंडल को ध्यान से देखो, उसके बाद का जो कैंडल ब्रेकआउट दिया ये क्या है, बॉडी से ब्रेकआउट दिया है। तो पहला रूल हम लोगों को क्या बोलता है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। और यहाँ पे जब आप उस रूल को फॉलो करोगे तो क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल प्रॉपर काम कर रहा है, फर्स्ट रूल मार्केट ने फॉलो किया है। अब यहाँ पे आप दूसरे रूल को रीड करो, दूसरा रूल क्या बोलता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसे कि ये एक कैंडल है तो ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ठीक है, ये क्या एक न्यूट्रल टाइप का कैंडल स्टिक है। लाइक अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये एक न्यूट्रल टाइप का कैंडल स्टिक है। लेकिन ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो दूसरा रूल भी हमारा मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर फॉलो किया। पहला कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट, दूसरा वो स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट ने ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से दूसरे रूल को भी फॉलो कर लिया। लेकिन अभी भी आपको ट्रेड में एंट्री यहाँ पे नहीं करना है, ट्रेड में एंट्री तब करोगे जब मार्केट तीसरे रूल को प्रॉपर फॉलो करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो तीसरा रूल मार्केट क्या बोलता है, और यही रूल जो है ना आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट पे एंट्री कर रहे हो, तो ये रूल तो आपको इस रूल के बिना एंट्री करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारा रूल क्या है, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज एबव द ब्रेकआउट कैंडल। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद का कैंडल, मतलब सेकंड कैंडल्स उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर। तो इस ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, क्या इस कंडीशन में इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, नहीं दिया है, ये वापस नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको पता तभी चलेगा जब आप इसके बाद के कैंडल का भी क्लोजिंग का वेट करोगे। अगर आप वेट ही नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, तो आप तो यहीं पे ट्रेड में एंट्री मार दोगे या इसी कैंडल के क्लोजिंग पे आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे। उसके बाद पूरा कैंडल मार्केट नीचे की तरफ आएगा और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, फिर आपको वहाँ पे लॉसेज हो जाएंगे। तो ब्रेकआउट के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, सेकेंड रूल वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कंसिडर करोगे तो ये अगर मान लेते हैं सपोर्ट का लेवल है और मार्केट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नीचे से ना जाके मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और ये जो रेड कैंडल है ना इसने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। तो ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया है, बिल्कुल परफेक्ट है, पहला रूल मार्केट ने फुलफिल कर दिया। सेम रूल सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों में कंसिडर होगा। दूसरा रूल ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यस ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे दूसरे रूल को भी फॉलो किया। अब तीसरा रूल मार्केट क्या बोलता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन जिस कैंडल ने किया है ना उसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। इसका देखोगे तो यहाँ पे इसके नीचे भी क्लोजिंग मिला है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, रूल दोनों जगह सेम काम करेगा और दोनों रूल्स को आपको प्रॉपर फॉलो करके फिर ट्रेड में एंट्री करना है। अब चाहिए ब्रेकआउट किसी रेजिस्टेंस का हो, किसी ट्रेंड लाइन का हो, किसी चार्ट पैटर्न का हो, किसी चीज़ का भी ब्रेकआउट हो,
कोई भी हार्मोनिक पैटर्न कहीं पे भी कोई भी लाइन मार्क कर दिया आपने, रेजिस्टेंस मार्क किया, सपोर्ट मार्क किया, ट्रेंड लाइन मार्क किया, चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हो, कुछ भी ब्रेकआउट हो, ये 3 रूल आपको हमेशा प्रॉपर फॉलो करना है। चौथा रूल क्या है, रीटेस्ट पे भी आप एंट्री कर सकते हो और पैराबॉलिक मूव को कंसीडर नहीं करना है। पैराबॉलिक का मतलब होता है कि वो कैंडल्स 300 150 200 पॉइंट का बन गया हो बैंक निफ्टी में, या फिर 50 60 पॉइंट का बन गया होगा निफ्टी में, ठीक है, तो वो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है ना, ट्रैप कर देता है मार्केट मैक्सिमम टाइम। इसका एग्जांपल कर मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी दिया था, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेकआउट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके फिर ट्रेड में एंट्री करो। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिनका ये डाउट था उनको समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? जी सर, मेरा एक डाउट है। बोलिए। टेक्निकल जब एनालाइजिंग जब होती है तो उसका पास्ट प्राइस और करंट प्राइस उसको देख के किया जाता है, लेकिन वो कैंडल स्टिक और उसके यानी आपने जैसे बताया था एडवांस कैंडल स्टिक और पास्ट प्राइस जैसे करंट प्राइस उसको देख के टेक्निकल एनालाइजिंग, तो फिर मतलब पास्ट प्राइस को देखना है या फिर कैंडल स्टिक को देखना है, इसमें यही मुझे डाउट थोड़ा यही मतलब पूछना था। और दूसरा डाउट ये है कि जब भी ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे दूसरा कैंडल कोई डोजी टाइप का बन जाता है, ग्रीन टाइप का या रेड टाइप का, उसके बाद तो वो फिर ब्रेकआउट करके फुल ही मतलब रैली कर जाता है ट्रेड, तो इस वजह से हम लोग इंतजार करते रहते हैं कहीं नीचे ना आ जाए, एंट्री भी नहीं कर सकते वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है ब्रेकआउट करता है दूसरा कैंडल डोजी टाइप का बन जाता है, तो उसके बाद फिर रैली हो जाती है ट्रेड की। तो वो चीज़ जो होगी ना, मैक्सिमम टाइम नहीं होगी, वो मिनिमम टाइम होगी। जैसे आपके मैंने कभी कभी, तो वो कभी कभी होगा, तो आपको कभी कभी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना, आपको उस पर ट्रेड करना है। लाइक रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद का अगर कैंडल डोजी भी ब्रेकआउट दे रहा ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कि वो कैंडल्स का क्लोजिंग कहाँ पे, प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, नीचे है, किस तरीके से उसका क्लोजिंग आ रहा है। अगर देखोगे तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये अगर हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसके बाद का कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर लिया, ये बेरिश इनगल्फिंग हो गया। एक अच्छा खासा रैली के बाद टॉप पे रेजिस्टेंस के पास बेरिश इनगल्फिंग बन गया, तो यहाँ से हमारा मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ऐसा अगर आपको कंडीशन दिखता है तो एंट्री नहीं करना है आपको। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है और इसके बाद का कैंडल कोई छोटा सा मान लेते हैं डोजी टाइप का या ग्रीन में यहाँ पे बना, तो आप वहाँ पे एंट्री करो, या नहीं तो रीटेस्ट कर रहा है तो फिर आप एंट्री कर लो। आपका अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, और जो आपका टारगेट होगा वो आपका बड़ा टारगेट होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एंट्री कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपका मैक्सिमम टाइम होगा। मिनिमम टाइम क्या होगा कि ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद का रेड कैंडल भी बनेगा, लेकिन फिर मार्केट उसके बाद से रैली लगा देगा, तो वो हमेशा नहीं होता है, वो 10 में से 2 बार होता है। 10 में से 7 बार 8 बार क्या होगा कि ब्रेकआउट दिया है ना, अगर रेड कैंडल बन गया तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टाइम चीज़ रिपीट हो रहा है ना, आप उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो, जो मिनिमम टाइम हो रहा है उसको इग्नोर कर दो। और कोई डाउट? हाँ, ओके ओके। ठीक है, और कोई डाउट? और मेरा टेक्निकल था वो, मैंने बोला आज प्राइस और करंट प्राइस को देख के और कैंडल स्टिक भी साथ में उसको देख के करना पड़ता है या फिर पास्ट और करंट को देख के टेक्निकल किया जाता है? कैंडल्स को भी देखो, कैंडल्स मैंने आपको इसलिए बताया कि उस पर आप ट्रेड कर पाओ, लेकिन जब आप पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो हाई एंड लो क्या होगा, आपका कैंडल्स का ही तो लो हाई बनाएगा ना। तो पास्ट प्राइस में भी आपका कैंडल्स ही काम आने वाला है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पास्ट का प्राइस क्या है, यहाँ पे हम लोग पास्ट के प्राइस को किसको देख रहे हैं, कैंडल्स के ही लो को देख रहे हैं, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी तो मैंने ये लाइन मार्क किया। आप पास्ट प्राइस के हिसाब से हम लोगों को पता है कि पहले ये सपोर्ट था, मार्केट नीचे आ गया, तो अब वो रेजिस्टेंस बन गया, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। तो पास्ट कैंडल्स मैंने आपको इसलिए बताया कि कैंडल्स पे आप ट्रेड कर पाओ, और कैंडल्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, इतना ही कैंडल्स पे ट्रेड करना है। इसके अलावा जो भी कैंडल्स होते हैं उस पर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस हमारा क्या होता है, एक पूरा स्विंग होता है, स्विंग का हाई होता है, स्विंग का लो होता है। कैंडल्स पे हम लोग को ट्रेड करना है, और कैंडल्स का हाई एंड लो को आपको पास्ट प्राइस और प्रेजेंट प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस के हिसाब से कंसिडर करना है। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट किन्हीं का भी? सर टाटा मोटर में ब्रेकआउट हुआ था, पर ये जितने भी रूल्स आपने बताए थे उनको ध्यान में रखते हुए फिर उसमें एंट्री नहीं बन रही थी। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे मूड हो रहा था कुछ एंट्री का, लेकिन 15 मिनट के आप देखेंगे, जब
15 मिनट की कैंडल्स पे, तो ऐसा ब्रेकआउट का कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिला नहीं, दैट्स वाई मैंने फिर एंट्री लिया नहीं उसमें। ओके, फिर उसके बाद? हाँ बस यही, मतलब मैं फॉर कंफर्मेशन, एग्जांपल बहुत बढ़िया है ये वाला जो आपने ब्रेकआउट्स के लिए बताया ना, कि उसमें ऐसा नेक्स्ट कैंडल कुछ बन नहीं रही थी ठीक से। तो अदरवाइज मार्केट आप फिर उसके अगर, बाद ऊपर गया या नीचे आया? अब तो वो मंडे को पता चलेगा सर। ओके, ठीक है। हाँ, पर अगर ये रूल्स पता नहीं होते तो शायद अभी वो एंट्री ले गया होता, कोई दूसरा होता। हाँ, तो रूल्स को आपको प्रॉपर फॉलो करके फिर ट्रेड में एंट्री करनी है। क्लियर है ये चीज़ें सब लोगों को? राइट सर। ठीक है, आगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग आगे करते हैं। आई होप आपके अब कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो उसको हम लोग लास्ट में भी क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी जो भी लोग हैं अपने आप को म्यूट कर लो, मैंने तो यहाँ से सेटिंग भी चेंज कर दिया है। तो अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस। अभी हम लोग समझेंगे कि एक स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक प्रीमियम क्या होता है, और एक्सपायरी डेट क्या होता है, और ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा एंजल वन पे कि एग्जैक्टली जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको सर्च क्या करना होता है, किस किस चीज़ों का आपका ध्यान रखना होता है। और कल जिनका एक इंपॉर्टेंट डाउट था कि मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर भी मेरे प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उनका प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ा, तो उसके पीछे क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस। देखो इस स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, is a price at which the options contract owners agrees to buy and sell the underlying asset। अब underlying asset का क्या मतलब होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक हमारा रूम है और रूम को आपने लॉक कर दिया, तो उसकी जो चाबी होगी ना, अगर पूरा रूम हमारा खाली है, रूम के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आपने डोर को लॉक कर दिया, तो उस चाबी की अभी क्या वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे रूम के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो उस चाबी की क्या होगी, जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि रूम के अंदर भी कोई वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर कोई खोल भी लेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी रूम के अंदर मैं मान लो 10 लाख रुपए रख देता हूँ, कुछ गोल्ड रख देता हूँ, कुछ डायमंड रख देता हूँ, उसके बाद अगर मैं उस चाबी को, उस रूम को लॉक करूँगा उस चाबी से, तो उस चाबी की एक वैल्यू बन गई। और ये चाबी की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, रूम के अंदर रखा हुआ पैसा, गोल्ड, डायमंड। तो ये जो हमारा अंडरलाइंग एसेट होता है ना, जिसकी वजह से किसी चीज़ का प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ का प्राइस को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, अंडरलाइंग एसेट हुआ, जिसको यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। हम लोग एग्जैक्ट जो रूम के अंदर रखा हुआ गोल्ड, पैसा, डायमंड, उसको बाइंग नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा चाबी का प्राइस डिसाइड हुआ है ना, उसको हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। पहले ये समझो कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग जो हुआ ना, ये आया क्यों था। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। लाइक अगर रिलायंस एक कंपनी है, उसमें आपने अपना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, अब उसमें आपको ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि स्टॉक गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, 20 लाख, 25 लाख, तो जब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो आपको उसमें लॉसेज होंगे। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ये चीज़ तो आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता होगा। लेकिन जब पहले कहते हो मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। उसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसको नहीं निकाल रहे हो, आप दूसरे अमाउंट से क्या कर रहे हो, उसमें हेज कर रहे हो। जो मार्केट नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आप या तो कॉल को बेच रहे हो, या फिर पुट को बाई करके वहाँ पे आप जो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, उसको आप प्रॉफिट कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को निकाला गया था हेजिंग के पर्पज से। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्टॉक में तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग पे ही ध्यान देते हैं। तो अब ये मैक्सिमम लोग यही चीज़ करते हैं। लेकिन इसके पीछे पास्ट का क्या मतलब था, पास्ट की हिस्ट्री क्या थी, इसको हेजिंग के पर्पज से निकाला गया था। अगर आप किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, कोई भी अमाउंट, और जब स्टॉक गिरेगा तो आपको लॉसेज होंगे, तो आप अगर अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको नहीं निकालना चाहते, तो वहाँ पे आप हेजिंग कर सकते हो। तो जो आपको मार्केट गिर रहा है उसमें लॉसेज होता है ना, वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके, पुट को बाई करके, वहाँ पे उस लॉस को यहाँ से आप प्रॉफिट में रिकवर कर सकते हो। तो इस पर्पज से ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग को निकाला गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको कुछ स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। अब स्टॉक का प्राइस अलग अलग होता है।
1000 होता है, 1200 होता है, 1500 होता है। अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो वहाँ पे बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो चीज़ें मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि एक ऐसा प्राइस होता है जिस पे एक बायर और एक सेलर एग्री होते हैं उसको बाई करने के लिए, बायर और सेलर एग्री होते हैं उसको सेल करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये सारी चीज़ें एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले समझो, स्ट्राइक प्राइस के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप। मैं आपको यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ। पहला हमारा होता है ITM, ठीक है। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि हमारा क्या होता है, ITM का क्या मतलब होता है, इन द मनी, ठीक है। इसको अभी आप लोग ध्यान से समझना। ITM के बाद हमारा इन द मनी के बाद होता है OTM। OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउट ऑफ द मनी। और उसके बाद हमारा होता है ATM। ATM का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, एट द मनी, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस है। पहला क्या है, ITM। ITM का मतलब होता है इन द मनी। OTM का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ द मनी। और ATM का क्या मतलब होता है, एट द मनी। अब ये ATM, OTM और ITM का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, 44,220। तो जो 44,220 है ना, ये हमारा होगा एट द मनी। जहाँ पे अभी करंट प्राइस हमारा चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। इसके ऊपर जो होगा वो हमारा होगा आउट ऑफ द मनी। इसके नीचे जो होगा हमारा वो इन द मनी होगा, अगर हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है यहाँ पे देखो। अब जैसे कि 44,200 है, बैंक निफ्टी का 100 के मल्टीपल में चलता है। तो 44,200, 44,300, 44,400, 44,500, 44,600, 700, 800, 45,000, ये सब क्या है, हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है। और इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं, सेल करते हैं, और ऑप्शन बायर उसको बाई करते हैं, ओके। अब जैसे 44,200 है, 44,100 होगा, 44,000 होगा, 43,900 होगा, ये सब हमारा क्या है, एक स्ट्राइक प्राइस है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इन द मनी। इन द मनी क्या मतलब, अभी कंसिडर मानते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी का प्रीमियम को क्या बाई करना होता है, स्ट्राइक प्राइस को। तो यहाँ पे आपका एट द मनी क्या होगा, 44,220 है। तो सबसे नियरेस्ट हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 44,200, ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर की तरफ है। 44,220 चल रहा है ना बैंक निफ्टी अभी। तो जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, हमारा 44,200। तो ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा होगा एट द मनी, ठीक है। 44,300 जो होगा वो हमारा होगा आउट ऑफ द मनी। 44,000 जो हमारा होगा वो होगा आउट ऑफ द मनी। 44,500 जो होगा वो सब हमारा क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा। अब इसके नीचे देखते हैं, 44,200 हमारा क्या था, एट द मनी था। 44,100 क्या होगा, इन द मनी। 44,000 क्या होगा, इन द मनी। 43,900 क्या होगा, इन द मनी, ठीक है। तो 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, एट द मनी, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। एट द मनी समझ में आ गया, जो करंट प्राइस चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। अगर हम लोग लॉन्ग साइड का प्लान कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो होगा हमारा होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा, इसके नीचे जो हमारा होगा वो इन द मनी होगा। अभी मैं इसका प्रॉपर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोगों ने समझा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस 3 तरीके का होगा, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बाइंग कौन सी करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, लेकिन पहले आप इसका बेसिक चीज़ें समझ लो। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ये होता है प्रीमियम। अब इस प्रीमियम का क्या मतलब होता है, ये होता है प्रीमियम इज अ करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर। तो जिस स्ट्राइक प्राइस को भी आपने सेलेक्ट किया है उसको बाई करने के लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा ऑप्शन सेलर को। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम होता है, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एंजल वन के अकाउंट पे ले जाऊंगा, तब उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो सारी चीज़ें। बट अभी समझो कि प्रीमियम क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है ऑप्शन सेलर को अगर आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। लाइक अगर 44,500 है तो उसका प्राइस होगा
एक शेयर का दाम होगा मान लेते हैं बैंक निफ्टी का 150 रुपीज़। तो अगर आपको उसको बाई करना है तो 150 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का होता है, तो वहाँ पे आप एक शेयर तो बाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एक लॉट बाई करना पड़ेगा, और एक लॉट में आते हैं 15 शेयर। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 15, तो वो अमाउंट आपको जो भी आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो हमारा होता है प्रीमियम अमाउंट जो हम लोग ऑप्शन सेलर को पे करते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट क्या होता है, जब कभी भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट को क्या होता है कि आपने जो भी पोजीशन लिया ना वो एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ फिक्स डेट बाई विच द ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज, अदरवाइज इट विल बी एक्सपायर्ड। तो जो भी आपने बाई किया है उसको एक्सपायरी डेट तक रख सकते हो। एक्सपायरी डेट आपका जहां मान लेते हैं कल अगर हमारा एक्सपायरी है उसका, तो कल आपको 3:30 बजे से पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए। पहला स्ट्राइक प्राइस, दूसरा प्रीमियम, उसके बाद हमारा क्या होता है एक्सपायरी डेट। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बताया 3 तरीके का होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। प्रीमियम क्या मतलब होता है, प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो हम लोग पे करते हैं ऑप्शन सेलर को, अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हो तो। और एक्सपायरी डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट वो एक डेट होता है, एक फिक्स डेट होता है जिस दिन वो आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अभी समझो ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं, पहला क्या है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम लोग तब बाई करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल बाय कॉल ऑप्शन व्हेन प्राइस विल गो अप। तो कॉल ऑप्शन को हम लोग तभी बाई करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लाइक अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे है 44,220 पे, और मुझे क्या लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। और कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का बाई करेंगे, 44,200 का, या 44,100 का, या फिर 44,000 का। क्योंकि हम लोगों को हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को नहीं बाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एट द मनी। तो एट द मनी मैंने आपको पहले ही बताया 44,200, और इन द मनी 44,100, 44,000, 43,900, 43,800, ये सब हमारा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा। तो उसको हम लोग बाई करना चाहिए अगर हम लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो। और ऊपर जाएगा तो हम लोग कौन सा ऑप्शंस बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CE, ठीक है। अभी मैं उसको आपको दिखाऊंगा सर्च करके तो समझ में आ जाएगा। कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CE। सी का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, ठीक है। तो हम लोग सी को तब बाई करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है, पुट ऑप्शन को हम लोग तब बाई करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे वापस जाते हैं, अगर हम लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। लेकिन वो जो पुट ऑप्शन होगा किस स्ट्राइक प्राइस का होगा, एट द मनी होगा या फिर इन द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी हम लोग को बाई नहीं करना चाहिए। अब देखो 44,200 है ना, तो इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन के लिए भी और एट द मनी पुट ऑप्शन के लिए भी सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन डिफरेंट क्या होगा हमारा, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि 44,200 अगर हम लोगों को पुट ऑप्शन बाई करना, तो हम लोगों के लिए इन द मनी क्या होगा, 44,200, एट द मनी हुआ 44,300, 44,400, 44,500, ये सब हमारा इन द मनी होगा अगर हम लोग पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो। और इसके लिए आउट ऑफ द मनी क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा 44,100, 44,000, 43,900, ये सब क्या होगा, पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो आपका एट द मनी सेम रहेगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी चेंज हो जाएगा। और अगर आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो तो आपका एट द मनी सेम रहेगा, लेकिन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझ लिया ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल यहाँ पे सारी चीज़ें सर्च करके बता दूंगा। एक अगर मैं ऑप्शंस को सर्च कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बट अभी पहले एक बार मुझे बेसिक चीज़ें बता दूँ कि जो भी अभी मैंने आप लोगों को बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताया ऑप्शन ट्रेडिंग के, ये सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। ओके ठीक है, अभी समझो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है
₹220 पे। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम लोगों को क्या करना है, कॉल ऑप्शन बाई करना है। तो कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, एट द मनी या फिर इन द मनी। तो मैं यहाँ पे आपको एट द मनी का भी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके दिखाऊंगा और मैं आपको इन द मनी का भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बाई करना है, कॉल ऑप्शन। मार्केट कितने पे चल रहा है, 44,200, 220 पे। तो एट द मनी क्या होगा, 44,200। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, क्या सर्च करूँगा, अभी बैंक निफ्टी चल कितने पे रहा है, 44,220 पे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बैंक निफ्टी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे देखना 44,287 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक चार्ट पे बैंक निफ्टी के यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत दिखा रहा, 44,220 दिखा रहा है क्लोजिंग इसका प्राइस। एक सेकेंड, नहीं, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है ना 44,287 रुपीज़ है। तो देखो 287 है, तो इसके लिए हमारा एट द मनी क्या होगा, अभी देखना 44,287 है, तो हमारा कॉल ऑप्शन को हम लोगों को बाई करना है। तो एट द मनी क्या होगा, तो जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है, 44,300 है। क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट डिफरेंस बन रहा है, सिर्फ 13 पॉइंट। लेकिन अगर 44,200 का कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि 87 पॉइंट वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा। तो मैं दोनों ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है बैंक निफ्टी चल कितने पे रहा है। तो बैंक निफ्टी चल रहा है 44,287 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे हमारा एट द मनी कौन सा होगा, 44,300। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बैंक निफ्टी 44,300, एक सेकेंड वेट, बैंक निफ्टी 44,300 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये आ नहीं रहा, ऑप्शन चैन पे देखो इसके, ठीक है, अब आ जाएगा बैंक NIFTY। ठीक है, बैंक निफ्टी चल कितने पे रहा, 44,287 पे। तो हम लोग यहाँ पे ऐड द मनी को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, बैंक निफ्टी 44,300। तो बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब हम लोग को लिखना 44,300। अब हम लोगों को कौन सा प्रीमियम बाई करना है, कॉल ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, CE लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे आप एक इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे आया बैंक निफ्टी 18 अक्टूबर 2023 CE 44,300। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी है यहाँ पे 18 अक्टूबर 2023। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस हमारा यहाँ पे कौन सा चीज़ हुआ, हमारा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, 44,300, ये हमारा हुआ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 44,300 हम लोगों ने सर्च किया था, वो हमारा हुआ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हो ना 236 रुपीज़, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, जो आपको पे करना है। अगर आपको इसको बाई करना है तो 236 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा पर शेयर। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का होता है, तो आपको 15 इंटू 236.85 जो भी अमाउंट आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा ऑप्शन सेलर को। तो ये जो हमारा अमाउंट है ना 236 रुपीज़, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। तो हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस समझ में आया 44,300, ये जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 44,300, ये हमारा क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। 236 रुपीज़ ये हमारा क्या हुआ, प्रीमियम अमाउंट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा यहाँ पे, इसके बाद हम लोगों ने समझा था एक्सपायरी डेट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, स्ट्राइक प्राइस समझ लिया, प्रीमियम समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने समझा था एक्सपायरी डेट। तो अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डेट लिखा हुआ है 18 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो ये जो 18 अक्टूबर 2023 है ना, ये आपका है एक्सपायरी डेट। 18 अक्टूबर 2023 3:30 पे ये प्रीमियम मतलब ये स्ट्राइक प्राइस हमारा एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसको आज बाई करते हो, लाइक मंडे के दिन बाई करते हो, तो 18 अक्टूबर तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, 18 अक्टूबर को मार्केट क्लोज होने से पहले आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। फिर 19 तारीख को ये आपके वॉच लिस्ट में दिखेगा ही नहीं, ये पोजीशन अपने आप क्लोज्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा एक्सपायरी डेट है। अब उससे बाद हम लोगों ने समझा ऑप्शंस के टाइप। ऑप्शन के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीई। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीई एक ऑप्शन, ठीक है। तो ये सीई का हम लोग तब बाई करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च किया, इसमें आप लोगों को पहला आपको प्रीमियम समझ में आया, दूसरा आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आया 44,300, आपको एक्सपायरी डेट समझ में आया, आपको इसके टाइप समझ में आए, कॉल ऑप्शन। इसको हम लोग तब बाई करेंगे जब हम लोगों को लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी मैंने ऐड किया था एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को, अभी मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को। अभी 44,287 पे चल रहा है, तो इन द मनी क्या होगा, इसके नीचे का जो हमारा होगा ना वो हमारा इन द मनी होगा, क्योंकि हम लोग कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन सर्च करूँगा बैंक निफ्टी 44,200, ठीक है, 44,200, और किसको ऐड करेंगे हम लोग, सीई को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी। अब देखो यहाँ पे जो 290 रुपीज़ है ये हमारा क्या है, ये हमारा हुआ प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ये हमारा क्या होता है, प्रीमियम अमाउंट। 44,200 क्या हुआ, हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ। 18 अक्टूबर 2023 क्या हुआ, एक्सपायरी डेट हुआ। टाइप क्या हुआ, सीई, सी मतलब कॉल ऑप्शन। तो इसको हम लोग तब बाई करेंगे जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझ में आएगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन का गेम में सबसे ज़्यादा काम यही चीज़ आता है। अब दोनों के प्राइस, प्रीमियम के प्राइस को ध्यान से देखो। एक का प्राइस क्या है, एक का प्राइस है 236 रुपीज़ और एक का प्राइस है 290 रुपीज़। अब ये क्यों हुआ, यहीं पे लोग फंस जाते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। कल जिनको लॉस हुआ था टाटा कंज्यूमर में या किन में उन्होंने बाई किया था, यही सबसे बड़ी गलती होती है जो सब लोग करते हैं, यहीं पे सब लोग फंसेंगे। तो अभी से जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे क्या है 236 रुपीज़, मतलब अगर आप इसको बाई कर रहे हो तो एक सर्किल आपको 236 रुपये पे करना पड़ेगा। इसको बाई करोगे तो एक सर्किल आपको 290 रुपये बाई करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और 100 पॉइंट नीचे इन द मनी को बाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बैंक निफ्टी 44,100, ये हमारा डीप इन द मनी हो गया, ठीक है। फिर अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। सी हम लोग तब बाई करते हैं जो हम लोग लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसका प्राइस और ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो इसका प्राइस कितना है, 355 रुपये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इन द मनी में जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसका जो प्रीमियम अमाउंट है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, अब यहीं पे आपको मैं समझाता हूँ इस चार्ट पे। अब वापस से हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट पे जा रहे हैं, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। अब देखो प्रीमियम का प्राइस जो होता है ना, पहले भी बताया कि स्ट्राइक प्राइस अगर आपका डिफरेंट होगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जैसे 44,200 है तो इसका प्रीमियम अमाउंट हमारे कुछ और पे करना पड़ेगा। 44,200 है तो हम लोगों को 290 रुपये देना है। अगर यहाँ पे 44,300 है तो उसका प्राइस हम लोगों को पे करना 236 रुपये। 44,100 है तो इसका प्राइस हम लोगों को पे करना 355 रुपये। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने एट द मनी मार्केट बाई किया, बैंक निफ्टी का चार्ट को खोलता हूँ, ठीक है, 44,200 या 44,300 कंसिडर करते हैं कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको एक बार चेंज करूँ मैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को आपने यहाँ पे बाई कर लिया, 44,300 के कॉल ऑप्शन को आपने बाई किया। अब यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके प्रीमियम में कितना पॉइंट बढ़ेगा, अगर आपने एट द मनी को बाई किया है तो, ठीक है। अगर आपने एट द मनी, अब आपको दिख नहीं रहा वो चीज़, तो वापस से मुझे 1 आवर में जाना पड़ेगा। ये चीज़ ऊपर जो मैंने लिखा है ना, ITM, OTM और ATM, इसको ध्यान से देखते रहना आप लोग। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे प्रीमियम में कितने पॉइंट बढ़ेगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे एट द मनी बाई कर रहे हो, मतलब 44,300 के कॉल ऑप्शन को बाई किया हो, और बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, तो आपके जो प्रीमियम का प्राइस होगा ना वो कितना बढ़ेगा, 70 से 75 पॉइंट, अगर वो आपका एट द मनी है तो। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर आप 44,287 पे चल रहा है और 44,300 मतलब एट द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई किया और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ गया है, तो आपके प्रीमियम का प्राइस जो होगा ना वो 70 से 75 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के 44,300 बोले तो अगर इसको बाई करते हो 236 रुपये पे करते हो, और बैंक निफ्टी 44,287 से 44,387 हो जाता है, तो इसका प्राइस 236 से कितना बढ़ सकता है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 300 रुपये तक जा सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा पर शेयर, मतलब कितने पॉइंट मिलेगा आपको, मैक्सिमम 70-75 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपने एट द मनी को बाई किया है। यहाँ पे आपका कम पैसा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम लोग इन द मनी को बाई करें, इन द मनी बोले तो या हम लोग मान लेते हैं 44,100 को बाई कर रहे हैं या फिर 44,200 को बाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसको बाई करोगे 44,200 को और बैंक निफ्टी अगेन 44,287 से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके प्रीमियम में कितने रुपीज़ बढ़ेंगे? अगर आपका 100 पॉइंट इन द मनी है तो 90 से 95 पॉइंट बढ़ेगा, या 85 से 90 पॉइंट आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये 290 पे चल रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, 300 तक जा सकता है, या फिर 310 रुपये तक 290 पे चल रहा तो ये कहाँ तक जा सकता है, 390 तक जा सकता, 380, 385, मैक्सिमम अगर बहुत मोमेंटम के साथ गया तो 390 तक जा सकता है। मीन्स 90, 95, 100 पॉइंट बढ़ेगा। और ये मोमेंटम में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, मोमेंटम का मतलब होता है कि टाइम कम लगेगा लेकिन मार्केट ज़्यादा पॉइंट मूव कर रहा है। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लगा रहा, 100 पॉइंट मूव करने में वो 2 घंटा लगा दिया, तो आपका टाइम वैल्यू खत्म हो गया। और जैसे जैसे टाइम वैल्यू खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एक्सपायरी के नज़दीक जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे आपके प्रीमियम का प्राइस अपने आप खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा डी के। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके प्रीमियम का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू वहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम वैल्यू खत्म होगा आपके प्रीमियम का प्राइस भी खत्म होगा। तो हमेशा हम लोगों को क्या मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। मोमेंटम के क्या होता है कि आपका टाइम वैल्यू बहुत कम रहता है, मतलब 5, 10, 15 मिनट में 100 पॉइंट मूव कर गया तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे 100 पॉइंट मूव कर रहा है मार्केट, मान लो 1 घंटे 1.5 घंटे में, तो आपके प्रीमियम का प्राइस मूव ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा हम लोगों को मोमेंटम को कैच करना चाहिए, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप और डीप इन द मनी को बाई कर रहे हो, लाइक 44,100 को, और आपने पे किया यहाँ पे 355 रुपये, और मार्केट क्या हो रहा है 44,287 से 44,387, मीन्स 100 पॉइंट बढ़ेगा। तो जब ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया ना तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आपने इन द मनी बाई किया ना, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा लेट में भी अगर ऊपर की तरफ जा रहा ना, थोड़ा साइडवेज करके भी जा रहा, फिर भी आपके प्रीमियम का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? आपने इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई किया। इसका थीटे थोड़ा स्लोली डाउन होगा, लेकिन जो आपका आउट ऑफ द मनी है ना, या फिर जो एट द मनी है ना, वो बहुत जल्दी उसका थीटा डीके हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम कम लगता है। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक आउट ऑफ द मनी को ऐड करके दिखाता हूँ, लाइक बैंक निफ्टी 287 पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ बैंक निफ्टी 44,500 का कॉल ऑप्शन। अब जो नए नए ट्रेडर होते हैं उन लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है, तो वो लोग गलती क्या करते हैं, अब इसका प्राइस देखो कितना रुपये चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसी को बाई करते हैं जहाँ पे उनको 150 रुपीज़ लग रही है, और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता भी है, फिर भी उनका 150 से क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट 25 पॉइंट ही बढ़ पाता है। और वो जैसे अगर 50 पॉइंट नीचे की भी तरफ आता है ना, तो ये 150 पे आपने बाई किया था, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसका प्राइस 180 हुआ था। लेकिन वो 100 पॉइंट जाने के बाद अगर 50 पॉइंट भी नीचे की तरफ आ रहा ना, तो आपके प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा, ये 140 130 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी को बाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट नहीं होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो आपका टाइम वैल्यू खत्म हो गया, तो आपका प्रीमियम वैसे ही डेड हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश क्या करना है कि हम लोग को इन द मनी या फिर एट द मनी के प्रीमियम को ही बाई करना है। यहाँ पे आपको प्रीमियम मतलब पैसा कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब कल जिनका ये था कि वो अगर वो क्लास में है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई किया था, तो 6-7 रुपये का वो प्राइस था। अब देखो अगर मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाऊँगा ना, तो उसका भी 6-7 रुपये प्राइस होगा। लाइक अभी बैंक निफ्टी 44,287 पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी 45,800 के कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखो 44,800 के जब इसको मैं बाई करूँगा कॉल ऑप्शन को, इसका प्राइस देखो कितना कम रुपीज़ है, 7 रुपये चल रहा है। अगर आप इसको बाई भी करोगे तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे तो बहुत कम पैसा देना मुझे पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की भी तरफ जाएगा ना 200 पॉइंट 300 पॉइंट, फिर भी आपके इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा,
ये 7 से 8 9 10 रुपये तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी कुछ नहीं होगा। और मार्केट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आया तो ये 7 रुपये से 5 रुपये पे आ जाएगा, 4 रुपये पे आ जाएगा, 3 रुपये पे आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना हमेशा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा क्या कोशिश करना है कि आपको एट द मनी या फिर इन द मनी को बाई करना है। आपको मैंने ये भी चीज़ बताया कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,200 पे चल रहा है, अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है उसमें 60 65 70 पॉइंट बढ़ेगा। जो हमारा इन द मनी है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम प्राइस होगा उसमें 80 85 90 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर और 100 पॉइंट इन द मनी है तो 100 पॉइंट बढ़ेगा, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर आप कॉल बाई करो तो भी सेम रूल फॉलो होगा, अगर आप पुट बाई करो तो भी सेम रूल फॉलो होगा। लेकिन आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को बाई कर लेते हो और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो आपके जो प्रीमियम का प्राइस है ना, अगर वो 50 रुपये है तो उसमें ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वो मैक्सिमम 60 70 पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो या स्टॉक में कर रहे हो, एट द मनी या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को या फिर पुट ऑप्शन को बाई करने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो ये सारे रूल को फॉलो करो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो। क्लियर हुआ ये चीज़ सब लोगों को? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर सपोज निफ्टी 19,700 चल रहा है, ठीक है, निफ्टी 19,700 चल रहा है और मैंने 3:15 बजे 19,700 एट द मनी का कॉल ऑप्शन लिया नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करने। ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलता है 19,600 पे। ओके, मेरा जो एट द मनी का प्रीमियम है वो कितना कम होना होगा? आपको मैंने बताया ना कि अगर ऊपर जा रहा है तो 60 पॉइंट बढ़ रहा है, तो अगर वो नीचे भी जाएगा तो 60 50 65 पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर आपने निफ्टी का 19,700 का कॉल ऑप्शन बाई किया है 3:15 पे, नेक्स्ट डे मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है तो आपने जो 100 रुपये पे किया था ना उसका प्राइस हो जाएगा 40 रुपये 42 रुपये 50 रुपये, इतना ही रहेगा। जब मैक्सिमम 60 रुपये 40 50 पॉइंट वो कम हो जाएगा क्योंकि वो आपका एट द मनी है। लेकिन वहाँ पे अगर आप इन द मनी को बाई करोगे तो सेम वहाँ पे भी आपको क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। मतलब अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस कितना होगा, 30 पॉइंट 35 पॉइंट ही कम होगा। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द मनी है और 100 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुल रहा है तो फिर वो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये पे आ जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा कम हो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन द मनी बाई कर लोगे, म्यूट कर लो, तो अगर आप मान लेते हैं बैंक निफ्टी 19,700 पे चल रहा था और बैंक निफ्टी आपने 100 पॉइंट इन द मनी को बाई किया और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन खुल भी जाता है तो आपने तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट इन द मनी बाई किया था मतलब 19,600 का कॉल ऑप्शन बाई किया था और मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप डाउन भी खुल रहा है तो वो आपका एट द मनी बन गया, जो पहले आपका इन द मनी था। तो यहाँ पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर पहले से ही आउट ऑफ द मनी बाई कर रखे हो और फिर मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो वो और डीप आउट ऑफ द मनी हो गया, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। समझ में आ रहा? समझ गया। यस। और कोई डाउट? और सर मंथली का जो लेते हैं, मंथली एक्सपायरी का जो लेते हैं वो कौन से स्ट्राइक का लेना चाहिए? जैसे मंथली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का भी अगर आप ले रहे हो तो इन द मनी या फिर एट द मनी लो। और अगर आप मंथली एक्सपायरी का ले भी रहे हो तो वो चीज़ आप तभी लोगे जब आपका लॉन्ग टर्म में व्यू बुलिश हो, राइट। अगर शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बेरिश है तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो आप अगर 1 मंथ के लिए पोजीशन को होल्ड कर रहे हो मतलब क्या होता है कि आप पूरा लॉन्ग टर्म अपना व्यू क्या है, बुलिश बनाए हो, तो वहाँ पे आपको इन द मनी या फिर एट द मनी को बाई करना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके। और कोई डाउट? Please say the points in English, sir. When you said the 100 points in the bank nifty increases, how many points will increase in the premium? That My English is not fluent as much. the only points you are telling the 90 means I don't know, but 80 means I don't know. Okay. Like for an example, Bank Nifty is currently 19,733. If you buy here call option like for 19,700 C, if market move 100 point upside, then your premium will increase 100 point. Your premium will increase 80 70 point या फिर 75 point. If you buy here in the money like 19,600 CE,
if market move 100 point upside, then your premium will increase 100 point, because if you are buying in the money strike price, or if you buy here out of the money like 19,800 19,900 and market move 100 point upside, then your premium will increase only 20 to 30 points. Is it clear? Yeah, okay, okay, sir. ओके Okay. Thank you. और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट? सर मेरा वही कल वाला डाउट है सर, स्टॉप लॉस लगाने वाला जो तरीका है थोड़ा वो क्लियर कर दे सर, कि वो बार बार पॉइंट मिस कर जाता हूँ, ऊपर ही रहता है और वो हिट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, लाइक इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया 44,200 पे, आपने यहाँ पे क्या किया, एट द मनी 44,200 के कॉल ऑप्शन को आपने यहाँ पे बाई किया। तो आप मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया, ठीक है, एक्जैक्टली इसी पोजीशन पे मैं मान लेता हूँ। अब आपका यहाँ पे टारगेट है 100 पॉइंट का, तो इसको मैं एक्जैक्टली 100 पॉइंट पर रख देता हूँ। अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपका प्रीम स्टॉप लॉस कितना, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसको मैं एक्जैक्टली 30 पॉइंट पर रखता हूँ, ओके, 29 पॉइंट। अब अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हो 44,200 के कॉल ऑप्शन को बाई किया आपने, तो क्या किया आपने, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया 44,200। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा, मार्केट के हिसाब से। अब आपका कंसिडर कि मेरा जो आपने यहाँ पे कोई भी लेवल को मार्क कर रखा है कि मेरा अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं अपने पोजीशन को काट दूंगा, और आपका यही स्टॉप लॉस है, और आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो मतलब आपका क्या हुआ, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर आपने यहाँ पे 44,200 के कॉल ऑप्शन को बाई किया है, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो 30 पॉइंट है। आपको मैंने पहले भी समझाई कि अगर आप एट द मनी को बाई करोगे तो यहाँ से अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस 50% इंक्रीज होगा, 50 to 60% इंक्रीज होगा। अगर वो ऊपर जा रहा है तो भी, नीचे जा रहा है तो भी। तो अगर आपका यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मार्केट अगर 30 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो आपका प्रीमियम 50% नीचे की तरफ जाएगा, तो मतलब 15 पॉइंट हो रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि मार्केट 30 पॉइंट नीचे जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस कितना कम होगा, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो अगर किसी स्ट्राइक प्राइस आपने 44,200 को बाई किया, उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपये, और यहाँ से आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाओगे, 15 पॉइंट का लगाओगे। तो आपने 200 रुपीज़ पे बाई किया, अब आप 185 रुपीज़ का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हिट कर देगा तो थोड़ा सा 4-5 पॉइंट और बढ़ा के लगा दो, 180 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दो। लाइक अगर आपने फिर यहाँ पे क्या किया, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई किया, फॉर एन एग्जांपल 44,100 के कॉल ऑप्शन को बाई किया, उसका प्राइस चल रहा है कितना, मान लेते हैं उसका प्राइस चल रहा है 300 रुपीज़। तो अगर आप उसको 300 रुपीज़ पे बाई किया और आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, तो वहाँ पे आप 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाओगे, 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, क्योंकि वो आपका क्या है, इन द मनी है। मार्केट अगर 30 पॉइंट नीचे की तरफ ही आएगा तो वो आपका प्रीमियम 30 पॉइंट नीचे की तरफ नहीं जाने वाला, वो 10 से 12 पॉइंट ही नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो आपका क्या है, ऑलरेडी इन द मनी है। वो जब नीचे आ रहा था वो धीरे धीरे एट द मनी बन रहा है, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो आपको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो जब अगर यहाँ पे आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हो, 44,300 के कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हो और आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, फिर आपको स्टॉप लॉस भी पूरा 30 पॉइंट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आउट ऑफ द मनी को बाई किया, और फिर वहाँ से मार्केट अगर 30 पॉइंट नीचे की भी तरफ आता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी पूरा 30 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर आपको फिर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये चीज़ ट्रेड करना है। एट द मनी अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो प्रीमियम का प्राइस 50 to 60% इंक्रीज होगा। अगर वो हमारा इन द मनी है तो वो 80 to 90% इंक्रीज होगा। आउट ऑफ द मनी है तो 20 to 30% ही इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज़? सर निफ्टी में जरा बताया ना कितना इंक्रीज होगा, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम? सेम परसेंटेज में इसको काउंट करो। अगर निफ्टी हमारा 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी एट द मनी है तो वो बढ़ेगा 60 to 70%। अगर आपका वो इन द मनी है तो वो बढ़ेगा 80 to 90%। वो अगर आपका आउट ऑफ द मनी है तो वो बढ़ेगा 30 to 40%। इस तरीके से समझो, अगर वो 100 रुपीज़ पे चल रहा है और वहाँ पे बढ़ रहा है वो 50%, तो वो आपका कितना 50 रुपये बढ़ेगा, तो वो 150 रुपीज़ का आपका वहाँ पे टारगेट डिसाइड होगा। अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो फिर वहाँ पे आपका 10 पॉइंट नीचे की तरफ, मतलब 12, 15, 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है आपके प्रीमियम प्राइस में कम करके। 100 रुपये पे बाई कर रहे हो तो 80, 85 रुपये का स्टॉप लॉस होगा।
निफ्टी में भी वही होगा, स्टॉक में भी वही होगा, बैंक निफ्टी में भी वही होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज ध्यान रखना है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का। परसेंटेज वापस बताइए ना सर, एक बार वापस बताइए। देखो अगर बैंक निफ्टी 19,700 पे चल रहा है, ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ओके। बैंक निफ्टी चल रहा है, सॉरी निफ्टी चल रहा है 19,700। यहाँ पे अगर आपने ऐट द मनी को बाई किया है, 19,700 के कॉल ऑप्शन को बाई किया, तो वो आपका ऐट द मनी हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने जो प्रीमियम बाई किया 200 रुपीज़ में, आपने जो बाई किया है 200 रुपीज़ पे करके, अगर यहाँ से ऐट द मनी बाई किया, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके प्रीमियम में कितना परसेंट बढ़ेगा, 50 to 60%। तो 200 रुपीज़ में आपने बाई किया, तो वो कितना बढ़ सकता है आपका, अगर 50% उसमें बढ़ता है, तो वो मैक्सिमम कितना पॉइंट बढ़ेगा, 100 या फिर 90 पॉइंट बढ़ेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे इन द मनी को बाई कर लिया, लाइक 19,600 के कॉल ऑप्शन को बाई किया, फिर यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका प्राइस अगर 200 रुपये, तो वो 100% बढ़ जाएगा, तो वो 200 से 400 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी क्या होगा, 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा। क्लियर हुआ अभी आपको ये चीज़? और ओटीएम का सर? आउट ऑफ द मनी फिर वो 20 से 30% बढ़ेगा, 20 to 30%। अगर यहाँ पे 100 रुपये है और आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया, आउट ऑफ द मनी का प्राइस 100 रुपीज़ है, बैंक निफ्टी 100 रुपीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 30 to 40% बढ़ेगा, मीन्स 30 से 40 रुपया 100 में, तो वो 130 होगा या फिर 140 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। और सर अगर मार्केट नीचे जा रहा है, यस, उसमें अगर आउट ऑफ द मनी है तो वो कितना कम होएगा? तो अगर वो 100 देखो अगर यहाँ पे आपने 19,700 का, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया, मतलब सर मेरा मतलब 19,700 का मैंने कॉल लिया और मार्केट समझो 19,600 पे खुला, तो मेरा कॉल ऑप्शन कितना माइनस हो जाएगा? आपने ऐट द मनी बाई किया, तो वो 50 रुपये खत्म हो जाएगा आपके प्रीमियम से। अगर आपने वहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाई किया, तो 75% आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, मतलब 75 रुपये चला जाएगा, 100 रुपये का था 25 रुपये का बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। और सर उसका डैप भी तो खत्म कर देंगे, मतलब नॉर्मल कर देंगे उसका डैप। सॉरी, डैप रेट जो होता है, डैप रेट भी तो गिरा देंगे ना? डैप रेट मुझे नहीं पता, डैप रेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। प्रीमियम का प्राइस दो कंडीशन में खत्म होगा। पहला क्या होगा कि जैसे जैसे आपका एक्सपायरी के नज़दीक आएगा, उसके वजह से आपका प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस अपने आप खत्म हो जाएगा। लाइक आप जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे ना, आपके प्रीमियम का वैल्यू देखना अपने आप कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक्सपायरी के नज़दीक जैसे जैसे जाओगे, तो आप देखना कि मार्केट जो भी आपका प्रीमियम का प्राइस है ना, आपका भी वॉच लिस्ट में उसको ऐड करके चलना। लाइक अभी 19,700 पे चल रहा है, आपने ऐड किया, अभी 19,700 पे ही है मार्केट, और आज अगर मंडे है तो उसका प्राइस 200 रुपये है। और अगर ये सेम चीज़ एक्सपायरी वाले दिन देखोगे ना, तो 19,700 पे ही रहेगा, लेकिन उसका प्राइस 100 रुपीज़ नहीं रहेगा, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये रहेगा, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू खत्म हो गया। तो जैसे जैसे टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसका प्रीमियम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक ही वजह से टाइम वैल्यू आपको हमेशा ध्यान में रखना है। टाइम वैल्यू खत्म, आपके प्रीमियम का वैल्यू खत्म। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे, आपके प्रीमियम का वैल्यू अपने आप खत्म होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे, हमेशा कोशिश करो कि इन द मनी के प्रीमियम को बाई करो, कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाए ना, तो वो आपका ऐट द मनी बन जाए, ना कि आउट ऑफ द मनी बने। आप पहले से अगर ऐट द मनी बाई कर रखे हो और मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो वो आपका आउट ऑफ द मनी बन गया। लेकिन अगर आप पहले से इन द मनी को बाई कर रखे हो और मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाता है, आपके डायरेक्शन के अपोजिट भी चला जाता है, तो वो क्या होगा, आपका ऐट द मनी बन जाएगा। पहले से आपका क्या था, इन द मनी था, मार्केट नीचे गया तो वो आउट ऑफ द मनी बन गया। लेकिन आप पहले से आउट ऑफ द मनी में बैठे हो, तो वो और ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी बन जाएगा मार्केट, अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा तो। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपका प्रीमियम वैसे ही डेड हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू आपका खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे टाइम वैल्यू खत्म होगा, आपके प्रीमियम का प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया? साइडवेज में इन द मनी का उतना कम नहीं होता है, डीके नहीं होता है। साइडवेज मार्केट में इन द मनी का उतना नहीं होगा, आउट ऑफ द मनी का बहुत ज़्यादा होगा। और इन द एट द मनी का क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, और इन द मनी का उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मार्केट मान लेते हैं साइडवेज भी दो तरीके का होता है, एक साइडवेज टू बुलिश होता है और एक होता है साइडवेज टू बेयरिश। ये चीज़ भी मैं आपको लोगों को पहले भी समझाया था। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया और साइडवेज टू मार्केट बुलिश है, तो जो आपका एट द मनी है ना, वो उतना डिक्रीज नहीं होगा, वो लगभग स्टेबल रहेगा या धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि साइडवेज टू मार्केट धीरे धीरे बेयरिश है, तो जो आपका एट द मनी का कॉल था ना, वो बहुत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंट हो जाता है कि साइडवेज भी दो तरीके से होता है, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू। अब पूरा मार्केट अगर न्यूट्रल है,
तो फिर उसी हिसाब से मार्केट चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, धीरे धीरे वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? यस सर। और कोई डाउट आप लोगों का? यस सर। सर एक डाउट था, बोलिए। मतलब क्वेश्चन था, डिलीवरी में बैंक निफ्टी निफ्टी खेल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, डिलीवरी में क्या है, आप फ्यूचर कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हो बस। सर वो फ्यूचर का कैसा फंडा होता है? फ्यूचर भी सेम कॉन्सेप्ट, जो आपका मंथली एक्सपायरी होता है, लाइक आपने जैसे बैंक निफ्टी को यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ना, तो यहाँ पे देखना जैसे मैं 44,287 पे चल रहा है ना, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ 44,200, ठीक है, 44,200 के, जैसे मैंने यहाँ पे 44,200 सर्च किया, तो ये सब क्या हमारा ऑप्शन है 18 अक्टूबर का। एक सेकेंड, इसको मैं कट करता हूँ। अब यहाँ पे देखना आपका फ्यूचर का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी का अक्टूबर का जो मंथली एक्सपायरी है फ्यूचर का, ये नवंबर का या दिसंबर का, 3 महीने तक का फ्यूचर को यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं सर्च करता हूँ, अब इसका प्राइस देखो कितना चल रहा, 44,346 रुपीज़। आप इसको भी बाई कर सकते हो, तो ये आपका क्या होगा, फ्यूचर के लिए होगा, इसको आप इंट्राडे में नहीं बाई कर सकते हो। जब कभी भी आप इसको बाई करोगे, यहाँ पे जब आप इस पर बाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक इंट्राडे एक कैरी फॉरवर्ड। तो ये तो समझो कि आप इसको होल्ड कर रहे हो, क्योंकि आप इसको ऑप्शन बाई कर रहे हो कब के सॉरी, ये आपका क्या फ्यूचर वाला अमाउंट होने वाला, ठीक है। तो लाइक अगर आप इसको इंट्राडे में भी बाई कर रहे हो, तो इसका प्राइस मान लेते हैं 44,387 है, तो इस हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हो। यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दो पहले, एक सेकेंड, एक कर दिए, तो आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मार्जिन लगेगा वो 88,000 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक लॉट भी बाई कर रहे हो फ्यूचर का तो। लेकिन अगर आप इसको बाय होता है पूरा? ये आपका फ्यूचर के लिए बाइक हो जाएगा, और ये पूरा अक्टूबर के इन जो अक्टूबर का एक्सपायरी होगा ना, लास्ट एक्सपायरी, अक्टूबर का जो लास्ट मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी होगा, तब तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बाई करोगे तो ये 18 अक्टूबर तक ही होल्ड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होल्ड होगा। तो ये सर स्टॉक के जैसे है क्या, इसमें डीके नहीं होता है? किस में? फ्यूचर में प्रीमियम डीके नहीं होता है ना? फ्यूचर में भी शायद प्रीमियम डीके होना चाहिए, इसका तो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, फ्यूचर में आई थिंक नहीं होना चाहिए डीके, ठीक है। इसमें नहीं, आप सर, इसमें वैसे इतना नहीं होगा, इसमें इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो अच्छा जब ही देगा जब आप ट्रेंड में चली जाओगी, तो हाँ, ट्रेंड क्योंकि यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या बुलिश है, तो मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें आपका प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा। लेकिन इसमें आपका डीके होगा जो आपका वीकली एक्सपायरी होता है, लाइक 18 अक्टूबर, तो फिर ये जैसे जैसे टाइम वैल्यू जाएगा तो इसे अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 से ये 0 रुपीज़ पे चला जाएगा। ऑप्शन में वो मार्केट ऊपर नीचे करके वो प्रीमियम डिक्रीज हो जाता यस राइट। है। और फ्यूचर में मेरे ख्याल से वो वैल्यू जो है ना, वो जो बैंक निफ्टी का वैल्यू है वो डीके नहीं होगा, वो वही कम ज़्यादा होगा जैसे स्टॉक में होता है। यस, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्यूचर, ये अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक आप फ्यूचर के बाई कर सकते हो, 3 महीना से ज़्यादा नहीं होता। अब ये सेम चीज़ स्टॉक में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है, ठीक है। सर बोलिए। वही स्ट्राइक प्राइस का जैसे मैं कोई खरीदता हूँ इंडियन, तो वो जीरो के बाद भी माइनस में जाता है कि जीरो हो गया मतलब खत्म, उसके बाद नीचे नहीं जा सकता है? नहीं, जीरो हो गया तो वो तो ख़त्म हो मैं गया, वो 10 उस रुपये में कोई प्रीमियम पे कर लिया सर एक लॉट, हम्म तो वो मेरा ठीक है, मेरे नेगेटिव जाता है, तो जीरो चला जाएगा, मतलब मेरा 10 रुपया ही जाएगा ना, कि 10 रुपये के बाद माइनस भी लेके जाता है? 10 रुपये ही जाएगा आपका, तो 10 रुपये ही जाएगा वो। 10 रुपये ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट? एक और सवाल, सपोज आपने 10 रुपये में ऑप्शन लिया है और गुरुवार को इसकी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बाय चांस आप किधर बाहर चले गए, नहीं हो पाया, नेट नहीं मिला, तो उसका क्या होगा? पेनल्टी लगता है क्या वो? पेनल्टी नहीं लगता, वो ब्रोकर अपने आप कैंसिल कर देगा उसको, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी 5 रुपये का प्रीमियम बाई करके देखना, 10-12 रुपये में तो वो बाई हो जाएगा, उसको छोड़ देना, एग्जिट मत करना, नेक्स्ट डे वो आपको मिलेगा ही नहीं। जो भी उसका करंट प्राइस रहता है ना 3:30 पे, वो अपने आप उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सपायरी वाले दिन अपने आप बिक जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सर एक बात और पता मेरी करें, बोलिए। हम चार चार्ट का एक खेलते हैं, मतलब एक ही जैसे बैंक निफ्टी में हम 4 चार्ट का एक खेलते हैं, जैसे एक 1 आवर की हो गया, एक 15 आवर का हो गया, और एक आ गया उसका 5 मिनट का। तो अब इसके अंदर जैसे 1 आवर का कैंडल होती है, अपना हाई मतलब पीछे वाले का हाई तोड़ देती है, तो एंट्री बन जाती है ना?
नहीं, ये चीज़ आपका कल भी डाउट था या किसी का और भी डाउट, ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि 1 आवर की कैंडल का हाई लो ब्रेक करने से आपको स्विंग देखना है कि कौन सा हमारा सपोर्ट है, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना है, ना कि सिर्फ 1 आवर के कैंडल के हाई लो को कंसिडर करना है। नहीं जब जैसे वो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है, अभी हाँ। 1 आवर्स में उनने उसको भी ब्रेक, उसके हिसाब से उसको ब्रेक भी कर दिया कैंडल की पिछली वाली को, और उसमें जो मेरे लेवल 5 मिनट में भी मेरा ब्रेक वो लगा हुआ है सपोर्ट, उसको भी ब्रेक कर दिया, तो वो तो माने जाएगा ना confirm बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है आराम से वो कंफर्म हो गया। वो जो चीज़ आपको क्लियर किया आपने 1 आवर पे भी देख लिया कि ब्रेकआउट है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो वहाँ पे और रूल्स, 15 मिनट में भी है, हाँ, तो ये बिल्कुल कंफर्म पता चलता है। कंफर्म पता चलेगा। बस वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि आपको रूल को मैच करके चलना है कि वहाँ पे जो रूल्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, उस हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कंसिडर करो, ठीक है। और कोई डाउट? सर मुझे वो कल वाली बात दोबारा पूछनी थी कि टाटा कंज्यूमर जो है कि अपने हाई पे हाई बना रहा था, पर जो मेरा वाला प्रीमियम था वो फर्स्ट डे में फर्स्ट कैंडल पे ही 6 रुपये था, फिर नेक्स्ट हाई पे उसने वो 6 रुपये को निकाला ही नहीं उसने, जबकि स्टॉक जो था वो हाई पे हाई दे रहा था, तो सेम डे पे इतना क्या डीके उसमें लग गया होगा या ऐसा कुछ। हालांकि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आपका एक वो तर्क ले रहा था कि सर ऐसे अपन हाई पे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं 6 से 6.5 तो लग ही जाएगा। किस स्ट्राइक प्राइस में आपने बाई किया था टाटा कंज्यूमर का? हाँ वो 950 का था सर, बहुत आउट ऑफ द मनी था सर, वो 920 के आसपास चल रहा था, वो 915 और ऐसा कुछ था। 950 पे तो आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है कि वो ओटीएम बहुत ज़्यादा ही और बहुत ही डीप ओटीएम था, पर वो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब आप मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल पे 6 रुपये था आपका ट्रेड, फिर नेक्स्ट जब आप हाई क्रॉस कर रहे हैं तो 6 का एक्सपेक्टेशन आप 6.5 कर सकते हैं। इसमें कितने के मल्टीपल पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है? 5 10 के? हाँ 5 के होता है सर। मतलब अगर अभी ये 910 11 है तो इसका अगला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 915 होगा, फिर 920 होगा, 925 होगा, 930 होगा, ऐसा ही होगा। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही सबसे बड़ी गलती करी कि आपको हमेशा मैं क्या बोला कि एट द मनी या फिर इन द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई करना है। अभी ये 911 पे चल रहा है, आपने बाई कर रखा है 950 का, तो वो आपका बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया। मार्केट अभी ऊपर जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अभी ये अगर यहाँ पे आपने बाई किया होता 910 का या फिर 905 के कॉल ऑप्शन को बाई किया होता, तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा तो आपको प्रॉफिट होता। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको हमेशा कंसिडर करना है कि जो आपका करंट प्राइस चल रहा है उसके एट द मनी या फिर इन द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई करना है या फिर पुट ऑप्शन को बाई किया, और आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी 950 के कॉल को, आपको प्रॉफिट तगड़ा वाला तभी होगा जब ये मार्केट 911 से 950 तक जाए एटलीस्ट, तब जाके आपके प्रीमियम में फिर इंक्रीमेंट होगी, वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये साइडवेज होगा तो जैसे जैसे आपका नज़दीक आएगा टाइम वैसे ही आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं, वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बताई कि आपको हमेशा क्या फोकस करना है कि आपको एट द मनी या फिर इन द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई किया, और आपने आउट ऑफ द मनी भी इतना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी लिया है कि वो आपका प्रीमियम वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, स्टॉक ऑप्शन में एक चीज़ है कि इन द मनी या एट द मनी का वो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, सेकंड थिंग, एक चीज़ और है कि अब वो जरा बताइए आपकी एक्सपायरी के टाइम पे अगर समझो इन द मनी हो गया अपना कोई भी स्टॉक ऑप्शन, तो उसका कुछ बीच में मैंने सुना था ऐसा कि आपका एक्सपायरी तक अगर स्टॉक ऑप्शन इन द मनी हो गया तो आपको उतने के पूरे शेयर खरीदने पड़ते हैं, ऐसा कुछ। इसके बारे में तो बॉस मैंने रिसर्च किया नहीं है तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना टाटा कंज्यूमर का, इसको ध्यान से देखना। जैसे कि ये 905 चल रहा है ना, तो इसका जो अगर आप कॉल ऑप्शन देखोगे तो इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 17 रुपये है। अगर आप इसको बाई करते हो ना तो इसका आप चार्ट देखना अभी जाकर क्लास खत्म होने के बाद, जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना तो इसका भी प्राइस जो है ना ऊपर बढ़ा होगा, लेकिन आपने क्या कर रखा है यहाँ पे आपने 950 का 4 रुपये बाई कर रखा है, इसको आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को बाई कर रखा, तो इसमें आपको उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 910 पे, तो आपको क्या करना है 905 या फिर 900 या फिर 895 ये सबको बाई करके चलना है। तो ये आपका क्या है इन द मनी हुआ, और आपका 910 या एट द मनी हुआ, लेकिन ये सब क्या हो गया आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। तो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाओगे आपका पैसा कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको लॉसेज ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे इन द मनी जाओगे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आपका जो प्राइस होगा वो कम होगा, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा, मार्केट थोड़ा सा साइड बेच भी हो जाता है तो आपका प्रीमियम उतना जल्दी डीके नहीं होगा जितना जल्दी आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम डीके होता है। तो ये चीज़ को आप पहले समझ लेना, उसके बाद ही ट्रेड करना।
हेलो सर, एक क्वेश्चन था बोलिए। सर। ये जो जीरो टू हीरो बनती है ये बैंक निफ्टी वगैरह में, तो ये इन द मनी सी बनती है आगे, आउट द मनी में आगे फिर कितना टाइप क्यों बढ़ता है उसका? इन द मनी या फिर एट द मनी का ही बनेगा। जीरो हीरो का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आप 100 रुपये 20 रुपये का प्रीमियम को बाई कर रहे हो और वो 20 रुपये से बढ़ के चला जाता है 100 रुपये पे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि मार्केट वन साइडेड मूव ऊपर की तरफ जाएगा ना एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट, तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट बढ़ेगा स्पीड में, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम के साथ जाता है। लेकिन ये सेम चीज़ मोमेंटम के साथ नहीं गया ना तो वो आपका खत्म हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। जीरो उसी कहते हैं ना, उसी कहते हैं जीरो, उसको कहते हैं जीरो टू हीरो। हाँ, अगर वो मोमेंटम के साथ नहीं गया तो वो जीरो, अगर मोमेंटम के साथ गया तो फिर वो हीरो, इसलिए उसका नाम ही है जीरो हीरो ट्रेड। जीरो हीरो तभी करना जब, हाँ, शॉर्ट कवरिंग हो या फिर लॉन्ग कवरिंग हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको क्या थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस्ड हो जाए, उसके बाद आप वो जीरो हीरो ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपको लॉसेस भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपको प्रॉफिट भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है सर, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, 90%। फिन निफ्टी में हुआ था इसे, सारे में वाला प्रीमियम 125 तक चला गया था। वैसे ही होता है वो चीज़ें। ठीक है, और कोई डाउट है आप लोगों का? आई होप नहीं होगा। सर एक बोल रहा था सर, जैसे नॉर्मली पुट का हम लोग लेते हैं जब मार्केट गिरता है तो, ठीक ना? ठीक है। जैसे सर कोई भी चीज़ हम लोगों ने लिया 5 रुपये पे लिया और उसको बेचते हैं सर 2 या 3 रुपये पे, ठीक ना? ठीक है। अगर मान लीजिए सर पुट में, तो ये सर अच्छा तो है कि सर होता भी है और हम लोग समझ भी रहे हैं कि 5 में हम लोगों ने उसको खरीदा और 2 पे बेचा, बट थोड़ा सर एब्सर्ड नहीं लगता है कि मैंने कोई ज़्यादा दाम पे लेके उसको कम दाम में बेच रहे हैं फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सेम कॉल में 2 रुपये का लेते हैं और 5 रुपये पे बेचते हैं तो 3 रुपये का दिखता है प्रीमियम या जो भी स्ट्राइक प्राइस। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मतलब मेरे मन में बार बार आता था कि इसको ज़्यादा पे लेके कम पे बेचते हैं, और कॉल में तो समझ में आता है कि सर कोई सामान को 2 रुपये पे खरीदे तो 10 में बेचे तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो। तो ये कैसे सर आप इसको कोरिलेट करते हैं, ये थोड़ा सा एक बार बताइए। आप प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट करना, इस